चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लचित बरफुकन के बारे में, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। पूर्वोत्तर से मुगल सेना को भगाने और युद्ध में धूल चटाने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिस्सा लिया है। जिस रूप में राजस्थान में महाराणा प्रताप को, महाराष्ट्र में शिवाजी को और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया जाता है, उसी रूप में असम में लोग लचित बरफुकन को भी याद करते हैं। शिवाजी की तरह मुगलों को युद्ध में धूल चटाने के चलते लचित बरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले लचित बरफुकन के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। मोमाई तामुली बोरबरुआ के घर 24 नवंबर 1622 को लचित बरफुकन का जन्म हुआ। लचित भी अपने पिता की तरह ही एक बेहतरीन लीडर बने। अहोम साम्राज्य में उन्हें रॉयल अस्तबल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन उनके युद्ध कौशल को देखते हुए कुछ ही दिनों में अहोम के 14वें शासक चक्रध्वज ने उन्हें स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल कर लिया। 1663 में असम के अहोम राजा जयध्वज मुगलों से बुरी तरह हार गए और उन्हें युद्ध में हर्जाना भी देना पड़ा और काफी बेइज्जत होना पड़ा। उसके बाद 8 साल से भी कम समय में अहोम योद्धाओं ने मुगलों की विशाल सेना को हराकर ये बदला ले लिया। इस अहोम सेना के सेनापति थे लचित बरफुकन। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि असम राज्य और मुगलों के बीच में किस तरह से संघर्ष हुआ और लचित ने उसमें किस तरह से सहयोग किया। समधारा की लड़ाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलों की नज़र इस राज्य में मौजूद हाथी के दांत, लंबी काली मिर्च, गोल्ड डस्ट, कस्तूरी और लाख पर थी। मुगलों ने सबसे पहले पूर्वोत्तर के कोच साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाया। ये साम्राज्य अहोम की सीमा से लगता था। मुगल व्यापारियों की करतूतों से सीमा में तनाव पैदा होने लगा था। अहोम के राजा प्रताप सिंह को मुगलिया व्यापार उस समय रास नहीं आ रहा था और सन 1616 में अहोम नौसेना और मुगल सेना के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इसे समधारा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसे अहोम ने जीता। इस युद्ध के बाद भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष नहीं रुका। 1618 में दोनों सेना एक बार फिर हाजों में आमने सामने आ खड़ी हुई, लेकिन इस बार अहोम को हार मिली। इसके बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष के बाद 1639 में दोनों पक्षों ने एक संधि के तहत असम में अपनी सीमा तय की। ब्रह्मपुत्र नदी असम को 2 भाग, उत्तर कुल और दक्षिण कुल में बांटती थी। लंबाई के आधार पर इसके 2 भाग थे, पश्चिम और पूर्वी असम। संधि के बाद पश्चिमी असम, जिसमें गुवाहाटी भी शामिल था, मुगलों के हाथों में चला गया। इसके बाद अहोम राजा ने ये लड़ाई दोबारा छेड़ी और मुगलों से ये लड़ाई जारी रखी। राजा प्रताप अपनी सेना को मजबूत करने में लग गए। प्रताप ने पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध भी बनाए, पाइक सिस्टम को नए सिरे से खड़ा किया, सभी बेरोजगार युवाओं का इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराया, सेना के बरबरुआ और बरफुकन नाम के 2 नए पद भी बनाए। 1641 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जयध्वज सिंह 1648 में अहोम साम्राज्य के राजा बने। इसी के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को गुवाहाटी वापस लेने के लिए असम कूच करने का आदेश दिया। इसके बाद मीर जुमला ने अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाया और सिहोम के सिमूलगढ़, समधारा और उसकी राजधानी गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे गिलजारी घाट की संधि के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जयध्वज और मुगलों के बीच एक बार फिर युद्ध होता है। अहोम बुरी तरह से हार जाता है। मीर जुमला के साथ 9 जनवरी 1663 को हुई गिलजारी घाट की संधि के तहत जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ता है। 1 लाख रुपए के साथ कई क्षेत्र भी गंवाने पड़ते हैं। बाकी अन्य भुगतान करने तक उनके मंत्रियों के बेटों को बंदी बना लिया जाता है। इस हार से दुखी होकर जयध्वज ने मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई और साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी
चक्रध्वज सिंह से मुगलों से अपने अपमान का बदला और उन्हें असम से बाहर फेंकने का वचन लिया। इसी के साथ इस संघर्ष में लचित बरफुकन कमान संभालते हैं। चक्रध्वज ने इसके बाद मीर जुमला से मिली हार के बाद बिखरी हुई सेना को एक किया, नए किलों का निर्माण करवाया, खाने और हथियारों का जखीरा जमा करवाना शुरू किया। चक्रध्वज ने इन सब के बीच लचित बरफुकन को अपना कमांडर इन चीफ बनाने का सबसे बड़ा फैसला लिया। साल 1667 में गुवाहाटी का नया फौजदार फिरोज खान अपनी मांग पूरी करवाने के लिए दबाव डालने लगा। इसके बाद चक्रध्वज ने गुवाहाटी वापस लेने का मन बना लिया। इसी क्रम में अगस्त 1667 में लचित बरफुकन के नेतृत्व और अतन बुराहागोहेन के साथ अहोम सेना गुवाहाटी की ओर कूच करती है। अहोम सैनिक ब्रह्मपुत्र के दोनों छोरों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिरोज खान को बंदी बना लिया जाता है और इस तरह गुवाहाटी एक बार फिर अहोम के कब्जे में आ जाता है। इस पर औरंगजेब की प्रतिक्रिया आती है। मुगल बादशाह औरंगजेब को 19 दिसंबर 1667 को जब ये खबर मिलती है तो वो अंबर की राजा राम सिंह को शाही सेना के साथ असम पर कब्जा करने का आदेश देते हैं। पहाड़ियों से घिरे गुवाहाटी को जंग के मैदान के तौर पर चुना जाता है। इस युद्ध में अहोमों ने सराय घाट पर मुगलों की नेवल फौज को रोकने का प्लान बनाया जो सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा था। लचित ने मुगलों के पैदल सैनिकों को रोकने और उनकी गति धीमी करने के लिए गुवाहाटी में मिट्टी के किले बनवाए। मुगल सैनिकों ने युद्ध के लिए पानी का रास्ता चुना जो मुगल सेना का सबसे कमजोर पक्ष रहा। ये जानना भी महत्वपूर्ण है, लचित ने युद्ध की रणनीति को लेकर आने वाले सभी विचारों का लिखित रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। 2 साल बाद 1669 को मुगल फौज मानस नदी के तट पर पहुंची। लचित ने अपनी सेना का बुरा हाल देखते हुए गुवाहाटी से पीछे हटने का फैसला लिया। वो राम सिंह से मिला भी और उनसे समझौता करने की कोशिश भी की। इससे युद्ध टलता हुआ देख मुगल सेना लापरवाह हो गई। इसी बीच लचित को लड़ाई और रणनीति बनाने का और समय मिल गया। जब लचित युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसने फिरोज खां से राम सिंह को संदेश भिजवाया कि गुवाहाटी के लिए अहोम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद मुगल सेना ने भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर खुद को 4 हिस्सों में बांटा और इसी तरह अहोम 2 भाग में बटे। उत्तरी तट की कमान संभाली अतान बुरहागोहेन ने और दक्षिणी तट पर लचित ने खुद को मोर्चा संभाला। अहोमियों ने मुगलों को ब्रह्मपुत्र नदी पार करने से भी रोक दिया। युद्ध के तीसरे चरण में मीर नवाब की पैदल सेना को अहोमी घुड़सवारों ने खदेड़ दिया। अहोमियों की सफलता से बौखलाए राम सिंह ने इसके बाद अपने सबसे अनुभवी घुड़सवारों की फौज को युद्ध मैदान में उतार दिया। इसके बाद शुरू हुए नरसंहार में करीब 10,000 अहोम सैनिक मारे गए। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे कि सराय घाट की जंग और अहोम सेना की ऐतिहासिक जीत कैसे हुई। युद्ध के बीच राजा चक्रध्वज की मौत हो जाती है और उनके भाई उदयादित्य सिंघा राजा बनते हैं। वो गुवाहाटी का फैसला अपने दोनों कमांडरों पर छोड़ते हैं। बरफुकन के सैनिकों ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। राम सिंह ने इसे चोर डकैतों वाली हरकत बताया। जवाब में अहोम दूतों ने कहा कि उनकी सेना में 1 लाख राक्षस है जो सिर्फ रात में युद्ध कर सकते हैं। सराय घाट पर मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी लचित बरफुकन की थी जो गंभीर रूप से बीमार भी हो चुके थे। इस युद्ध के दौरान ब्रह्मपुत्र में एक त्रिभुज सा बन गया जिसके एक कोण में कामाख्या मंदिर, दूसरी ओर अश्वकलांता का विष्णु मंदिर और तीसरी ओर इटाकुली किले की दीवारें थी। मुगल कमांडर मुनव्वर खान एक जहाज में बैठे थे और उसी समय अहोमियों की एक गोली से वो मर जाते हैं। तोपों से भरी जहाज के साथ पहुंचे मुगल सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ता है। लचित के सैनिकों ने मुगलों को मनसा के पार तक खदेड़ दिया। निर्णायक युद्ध में अहोम सेना विजयी रही और राम सिंह को मार्च 1671 में रांगामाटी लौटना पड़ा। सराय घाटी के युद्ध में अहोम जीत चुके थे, लेकिन मुगलों और अहोमों के बीच ये आखिरी संघर्ष नहीं था। 1672 में कलियाबोर में बीमार लचित की मृत्यु हो जाती है और साल 1682 में मुगलों को असम से पूरी तरह से खदेड़ दिया जाता है। लचित बरफुकन और अहोम सेना के बारे में राम सिंह ने कहा था कि एक ही सेनापति का पूरी फौज पर कंट्रोल है। हर अहोमी सैनिक नाव चलाने में,
तीरंदाजी में, खाइयां खोदने और बंदूक चलाने में माहिर हैं। मैंने भारत में किसी हिस्से में इस तरह के हरफन मौला फौज नहीं देखी है। मैं जंग के मैदान में खुद शामिल रहते हुए भी उनकी एक भी कमजोरी नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह के योद्धा थे लचित बरफुकन, जिनके बारे में हमने बात की। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.